इस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं रहा। आज होली और ईद हम लोग एक साथ मनाते थे, वो खत्म हो गया। देश का चमन भंग हो गया। हम कभी कभी अफसोस करते हैं कि हम अपने देश को किसके हाथ में दे दिया कि आज देश का हालत ये हो गया। शेड्यूल कास्ट या हो या बैकवर्ड हो, हम लोग ज़्यादा न्यायप्रिय होते हैं दूसरे कास्टों से। मैंने कभी भी कास्ट के नाम पर किसी के साथ बायसेस नहीं किया, लेकिन मैंने अपने साथ कास्ट के नाम पर अपर कास्ट को बायसनेस होते बहुत देखा मंत्रालय में, बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत एक्सट्रीम, हर स्टेज पर देखा। मैंने कभी नहीं किया अपने लाइफ में, लेकिन हर स्टेज पर जब मैं डायरेक्टर प्रोफेसर बना, जब मैं एडिशनल डीजी बना और जब मैं डीजी बना, हर समय मेरा फाइल को रोका गया। आपके देश में बोलने की इजाज़त है खुल करके? नहीं है। मीडिया आपका खुल करके बात बताती है, सच्ची बात बताती है? नहीं बताती है। अमेरिका में 2021 में एक मीटिंग हुई जर्नलिस्ट का, और कहा गया कि इंडिया का जर्नलिस्ट आज के दिन में सबसे ज़्यादा डरा हुआ और कमज़ोर जर्नलिस्ट है। वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। इंग्लैंड में कोई आदमी भूखा नहीं सोता। हमारे देश में 10% से ज़्यादा लोग रात में बिना खाए सो जाते हैं। आज हमारे देश में 83 करोड़ लोगों को अनाज नहीं दिया जाएगा तो भूखे सो जाएंगे। ये हमारे देश की रियल आर्थिक स्थिति ये है। रेलवे ट्रैक पर जो मैट्रिक टन मल गिरते हैं रोज, और जो हमारे लोग साफ करते हैं, पहले उसको साफ कर लें, फिर हम स्वच्छ और स्वस्थ भारत की बात करें। 2014 से लेकर के अभी तक करीब करीब 200 स्कैम हो चुके हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, और हाल में ही उन्होंने कहा कि 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। और मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हमारे रीजन में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और अगले 4-5 सालों में ये देश दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी। सर, मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं कि विकास हो रहा है देश में। कांग्रेस के समय भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अभी 5वीं बन गई है, अगले 4-5 साल में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मैं वो क्या बोल रहे हैं उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने सारे जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज हमारे देश में 83 करोड़ लोगों को अनाज नहीं दिया जाएगा तो भूखे सो जाएंगे। ये हमारे देश की रियल आर्थिक स्थिति ये है। जहाँ तक ये बात चल रही है रेलवे प्लेटफॉर्म का नीवकरण करने का, तो मैं आज नहीं, जब मैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस था और हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं नड्डा साहब हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, और इन्वायरमेंट डे के दिन मुझे बोलने के लिए कहा गया ऑन इन्वायरमेंट, और उसी समय मैं उनको कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में स्वस्थ भारत बनाना चाहती है तो रेलवे ट्रैक पर जो मैट्रिक टन मल गिरते हैं रोज, और जो हमारे लोग साफ करते हैं, पहले उसको साफ कर लें, फिर हम स्वच्छ और स्वस्थ भारत की बात करें। इसलिए आज जो केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम प्लेटफार्म को नवीनीकरण करेंगे, बहुत अच्छी बात है, नवीनीकरण करना चाहिए, लेकिन नवीनीकरण करने पहले मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि नवीनीकरण हो तो पहले आप रेलवे ट्रैक पर मल गिरना बंद करवा दीजिए। आज हम लोग बोलते हैं कि हमने अपना यान को चंद्रमा पर भेज दिया। अफसोस की बात है कि आज भी हमारे समाज के लोग मैनुअल स्कैवेंजर हैं। ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति आप ये कहिए या आप विकास कहिए या क्या कहिए। दूसरी तरफ आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग 5वें स्थान पर हैं, यानी हम लोग ब्रिटिश से अच्छी स्थिति में हैं, ये गलतफहमी है लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मोदी जी बोल रहे हैं सर।
अब कौन बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं लोगों को एक वास्तविकता बताना चाहता हूँ। लोगों को मैं उन पर नहीं जाता कि वो क्या बोलें क्या नहीं बोलें, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं अपना बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में कोई आदमी भूखा नहीं सोता। हमारे देश में 10% से ज़्यादा लोग रात में बिना खाए सो जाते हैं। हमारे लोग 23 करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं। अगर आप जापान को लें, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास मान लिया कि जापान में 5 लोग हैं, उनके पास 100 रुपया है, 500 रुपया, तो 500 रुपया उनके पास हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति 500 रुपया की है, 100 रुपया 500। हमारे पास 1000 रुपया है, 500 नहीं 1000 है, लेकिन हमारे पास 1000 आदमी है। तो हमारे पास कितने लोगों को पैसा है? 100 रुपये। वहाँ पर हर आदमी को 500 रुपया, 100 रुपये। तो हमारा आर्थिक आय पर लोगों की आय आमदनी जो है वो 8000 रुपया के आसपास है। तो हम आर्थिक स्थिति में आगे कहाँ हैं? हम 83 करोड़ लोगों को भूखा लोगों को अनाज देते तब वो खाता है। हमारे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी देश में है तो हमारे देश में है। 11 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। मोदी जी सर लगातार कहते हैं कि रोजगार देने वाला बनिए, पकौड़ा तलिए, चाय बेचिए, यही सब तो कहा जा रहा है कि अपना रोजगार करिए। मैं तो केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कौशल किशोर अभियान चलाया, स्किल, और अफसोस की बात है कि वो 100% फेलियर हो गया। पैसा खर्च किए, ट्रेनिंग दिया या नहीं दिया, क्योंकि रूल बनाने वाला भी गलत, रूल को इम्प्लीमेंट करने वाला भी आदमी गलत। तो मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं ठीक से हुआ, या इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब ही नहीं जानता है इन लोग, क्योंकि इसमें 1% भी स्किल डेवलपमेंट में 1% के लोगों को भी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं लगा, और उसके पैसे इधर से उधर बर्बाद हो गए, 500 करोड़ रुपया से ज़्यादा। सर मोदी जी की सरकार 9 साल हो गई, कहा जाता है भाजपाइयों के द्वारा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है मोदी जी की। ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप देखिए, एक पर एक घोटाला हुआ है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है अलग अलग पेपरों से, अलग अलग मीडिया से, कि 2014 से लेकर के अभी तक करीब करीब 200 स्कैम हो चुके हैं मोदी सरकार में से। भारतीय जनता पार्टी जहाँ राज कर रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, समझे, और ख़ास करके आप बैंक को ले लीजिए, बैंक स्कैम हुआ। बैंक स्कैम कितना हुआ? 28 लाख NPA, 28 लाख लोन दिया और 18 लाख लोन को इन्होंने वेव कर दिया। जबकि 10 साल में, जब पिछले 10 साल में सिर्फ 1.15 लाख करोड़ को वेव किया गया था। तो कहाँ 1.15, कहाँ? फिर छोटे छोटे बैंकों को इन्होंने मर्ज कर दिया। और तो और 2014 में 11,03,000 लोग बैंक में काम करते थे, 4 लाख लोगों को कम करके आज बैंक में 7 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो निजी हमारी गवर्नमेंट की बैंक बंद हो रही है और निजी बैंक बढ़ रही है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे? लोग बेरोजगार हो रहे हैं और इधर निजीकरण हमारे देश का। लिस्ट रखे हुए सर, ये क्या लिस्ट है? यही सब है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें हमने बात की आपको कि स्कैम में कितना स्कैम हुआ। पहला स्कैम हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का स्कैम है, 91,000 करोड़ का। अदानी स्कैम, जिससे 12 लाख करोड़ का मैनिपुलेशन किया गया और एक कम बताया गया। बैंक स्कैम, 29 लाख करोड़ लोन दिया, NPA है, उसको 18 लाख NPA को रिटर्न ऑफ कर दिया गया और छोटे छोटे बैंकों को मर्ज किया गया। बुंदेलखंड स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है यूपी का, जिसमें 74,100 करोड़ रुपया दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है स्पेक्ट्रम स्कैम। स्पेक्ट्रम स्कैम जिसको CAG ने कहा कि इसमें 45,000 करोड़ का घपला है, CAG ने।
ये हम लोग नहीं बोल रहे, सीएजी बोला है। उस स्कैम का क्या होगा? तो स्कैम की जो बात अगर करते हैं, स्कैम के बारे में लिखे हो सर? बहुत सारे हैं। हमें इतना मतलब जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला वो हम बता रहे हैं हम आपको, कि इसमें अगर पढ़िएगा तो लंबा लिस्ट निकल जाएगा। मतलब आप, मैं पढ़ना नहीं चाह, मैं क्या इतना पढ़ूंगा तो कुछ और बात आप नहीं कर पाएंगे। व्यापम स्कैम, अभी भी व्यापम स्कैम हुआ है, अभी भी हाल में ही मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम एक बार हो चुका है, अब फिर दोबारा व्यापम स्कैम हुआ है। तो ये स्कैम तो, और राजस्थान में जब वसुंधरा राजे सिंधिया थी, भीषम शाह हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम, गुजरात में ग्राउंड नेट स्कैम 4000 करोड़ का, गोवा में JSIDC रोड स्कैम 72 करोड़ का, मध्य प्रदेश में सैंड माफिया स्कैम 1000 करोड़ का। तो इस तरह से स्कैम पर स्कैम, वृक्षरोपण स्कैम, समझे कि नहीं? तो वृक्षरोपण स्कैम भी हुआ, वो 1000 करोड़ का हुआ। तो स्कैम बहुत हुआ। अब नहीं बोलना चाहे, सरकार नहीं कराना चाहे तो अलग बात है। आप वही देख लीजिए ना, अजीत पवार जिस पर ईडी चार्जशीट करने जा रही थी, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तभी तो कर रही थी। ईडी ऐसे तो नहीं करता। और उसके बाद वो बन गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उनके लिए वही सज़ा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए। अब इसको अगर सज़ा कहा जाए तो मैं और इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। तो ये है हमारा विकास, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो आप कहिए कि 9 सालों में जो उपलब्धि है, उपलब्धि क्या है? मुझे तो कोई उपलब्धि दिखाई नहीं देता। ना आदमी अपना विचार ठीक से प्रकट कर सकता है। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं रहा। आज होली और ईद हम लोग एक साथ मनाते थे, वो खत्म हो गया। देश का चमन भंग हो गया। हम कभी कभी अफसोस करते हैं कि हम अपने देश को किसके हाथ में दे दिया कि आज देश का हालत ये हो गया। हम तो लोगों को ही बताना चाहते हैं कि किसके हाथ में दे दिया कि आज लोग, तो सर देश विदेश में नाम हो रहा है मोदी जी का, कहता है भाजपा वाले कहते हैं कि उनका डंका बज रहा है सर दुनिया में। अब भाजपा वाले तो आप नहीं बोल सकते, मैं तो देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप खुद सोचिए, चाहे आप भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी पार्टी के हों, आप खुद सोचिए कि आपके देश में बोलने की इजाज़त है खुल करके? नहीं है। मीडिया आपका खुल करके बात बताती है, सच्ची बात बताती है? नहीं बताती है। अच्छा सर, ये जो आप बोले कि धर्म को लेके जो हम लोग में भाईचारा था, उन्हें इसमें मीडिया का क्या रोल देखते हैं सर? हमने देखिए तो इसलिए बोल दिया आपको कि डिबेट होता है, मीडिया में जो डिबेट कराई जाती है, मीडिया तो देखिए, मीडिया को तो हम क्या बोल सकते हैं, मीडिया तो है ही नहीं। मीडिया के स्वतंत्रता के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो इस पर हम लोग क्या, विदेश में अमेरिका में 2021 में एक मीटिंग हुई जर्नलिस्ट का, और कहा गया कि इंडिया का जर्नलिस्ट आज के दिन में सबसे ज़्यादा डरा हुआ और कमज़ोर जर्नलिस्ट है। वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। तो जर्नलिस्ट के बारे में हम क्या बोलें, मीडिया के बारे में क्या बोलें? वो क्या डिस्कस करेंगे? वही डिस्कस करेंगे जो सरकार चाहती है। जो सरकार नहीं चाहती वो नहीं डिस्कस कर सकते। वो अभी एक मामला चल रहा है राहुल गांधी की जो सदस्यता पुनः बहाल हुई, और जिस तेज़ी से उनकी सदस्यता ली गई थी, फिर कोर्ट में मामला पहुंचा, वहां कहा गया कि बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगा दी जाए और उनकी सदस्यता बहाल हुई। इस पर क्या कहेंगे सर? उनको न्याय मिला। सबसे बड़ी बात है कि वो बायसनेस था जजों का, गुजरात के जजों का बायसनेस था या क्या था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक बात तो बहुत अच्छी लगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी गलती थी कि आप हाईएस्ट पनिशमेंट दे रहे हो, किस बात के लिए हाईएस्ट पनिशमेंट चुना? तो ये बहुत बड़ी बात कह दिया। अगर जजों को ये नहीं मालूम कि हाईएस्ट पनिशमेंट किसी को दिया जाए, किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, इसका मतलब कि जो भी जजमेंट दिया हो वो बायस था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जिनकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया, वो भूषण रामकृष्ण गवई, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। देखिए, इसमें शेड्यूल कास्ट और नॉन शेड्यूल कास्ट कहते हैं कि दलित समाज के लोग जो होते हैं न्याय प्रिय होते हैं,
तो फिर ये भी जस्टिस थे, वो भी जस्टिस थे, इनका फैसला अलग है, वहाँ का फैसला। ये तो मैं ज़रूर कहूँगा सभी को कि शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड हो, हम लोग ज़्यादा न्यायप्रिय होते हैं दूसरे कास्टों से। हम लोग सबको मानते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में हमारे सामने चाहे स्वर्ण हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, अगर अच्छा आदमी है तो अच्छा आदमी है, खराब आदमी है तो खराब आदमी है। मैंने कभी भी कास्ट के नाम पर किसी के साथ मतलब बायसेस नहीं किया, लेकिन मैंने अपने साथ कास्ट के नाम पर अपर कास्ट को बायसनेस होते बहुत देखा मंत्रालय में, बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत एक्सट्रीम, हर स्टेज पर देखा। मैंने कभी नहीं किया अपने लाइफ में, लेकिन हर स्टेज पर जब मैं डायरेक्टर प्रोफेसर बना, जब मैं एडिशनल डीजी बना और जब मैं डीजी बना, हर समय मेरा फाइल को रोका गया। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।